हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता किरण मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले किरण मिश्रा जी का रुख यहाँ पर करेंगे। किरण जी, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है, लेकिन ये मामला सिर्फ ट्यूशा या फिर दीपिका तक सीमित नहीं है। श्वेता और ना जाने कितनी लड़कियां इस कतार में हैं। हर दिन की हम यहाँ पर बात करें तो 16 से 17 लड़कियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? क्या समाज यहाँ पर जिम्मेदार है, माता पिता यहाँ पर जिम्मेदार हैं, या जिम्मेदार वो ससुराल वाले हैं जहाँ पर एक बेटी जाती है बहू बनकर? मुझे जहाँ तक लगता है एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से प्रतिदिन हमारे देश में लगभग 20 लड़कियां इस तरह से हत्याओं का या आत्महत्याओं का शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत शोचनीय है, दर्दनाक है। इतनी हेल्पलाइन हैं, इतने सारे एक्ट हैं, उसके बाद भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा समाज आज भी अशिक्षित है। ऑल्दो शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लेकिन अभी हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम ये सोच सकें कि स्त्री और पुरुष में कोई भी असमानता नहीं है, दोनों समान हैं। दोनों का मानसिक स्तर एक सा है, दोनों का शारीरिक जो बनावट है उसमें भले ही थोड़ी सी भिन्नता हो, परंतु उनके सोचने, विचारने, काम करने की शक्ति और किसी भी चीज में कहीं पर भी कमी नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि स्त्री पराया धन है? और अंकिता, मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। इतना बड़ा महाभारत हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, द्रौपदी को धन समझ के ही तो दांव पे लगवा दिया गया था। परिणाम क्या हुआ? जब एक स्त्री अपने रौद्र रूप में आती है तो महाभारत करवाती है, या तो चुपचाप आत्महत्या कर लेती है। तो क्या मतलब भारतवर्ष यही चाहता है कि स्त्री अपने पुनः रौद्र रूप में और महाभारत हो? इससे पहले समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। बालिका, कन्या धन नहीं है, पराया धन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उसको आप अगर चाहते हैं कि वो जीवन भर रहे आपके साथ, तो उसकी परेशानियों को सुनिए। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है। 181 पर कॉल करके घरेलू हिंसा के बारे में कोई भी शिकायत की जा सकती है। 498 के जो है वो घरेलू हिंसा के लिए एक एक्ट बना हुआ है। और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग अगर आपके खिलाफ किया जा रहा है तो 509 का एक धारा है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। और होता क्या है कि परिवार वाले, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया, कहते हैं दबा ले जाओ, समाज क्या कहेगा। अरे क्यों? समाज आपकी बेटी को पालने आया है क्या? समाज ने आपकी बेटी की इच्छाएं पूरी की है क्या? समाज ने आपकी बेटी को पढ़ाया है क्या? समाज ने आपकी बेटी को सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया है क्या? आप समाज की परवाह करते हैं जो दिखावे में जी रहा है? तो मैं सारे अभिभावकों, बेटियों के, खासतौर पे बेटियों के जो अभिभावक हैं, उनसे विनय करूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित करें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ के चलें। बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं आया है, कोई फर्क नहीं है। और प्रकृति भी अपना बदला ले रही है अंकिता जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें वाई क्रोमोसोम कम होते जा रहे हैं पुरुषों के शरीर में। तो आप बताइए, लड़कियां पैदा ही नहीं होंगी तो आगे कैसे काम चलेगा? तो प्रकृति स्वयं अपना बदला ले रही है, और जो प्रकृति दे रही है उसको आप मार दे रहे हो, तो कैसे आगे के आपके वंश चलेंगे और कैसे समाज चलेगा? अभी जापान की एक रिपोर्ट ली, देखिए उसमें 90 लाख घर खाली पड़े हैं घटती हुई आबादी के कारण। वहां पर भी लड़कियों की संख्या कम। आप देखिए ना समाज में क्या हो रहा है। अपने बच्चों को बचाने का प्रथम अधिकार हमारा है, और सबसे पहले मानसिकता बदलनी होगी कि हम बच्ची को ये ना कहें कि वो पराया धन है। हमारी अपनी धरोहर है, उसको हम दूसरे के घर भेजते हैं उनके वंश वृद्धि के लिए। ठीक है, हम उसको इसलिए नहीं भेजते हैं कि आप उसे मार डालें। आपके वंश को चलाए, वो आगे जाके आपका नाम रोशन करे। बेटी 2 घरों का नाम रोशन करती है, बेटा 1 घर का। तो वंश वृद्धि के लिए भेजा जाता है, उसको मार डालने के लिए नहीं भेजा जाता है। एक पौधा आप लाते हैं तो घर में देख रेख करनी चाहिए, ना कि उसको बिना पानी, बिना खाद, बिना धूप, बिना इसके मार देना चाहिए। मुझे लगता है समाज को शिक्षित होना पड़ेगा और बेटियों की रक्षा के लिए स्वयं अभिभावकों को सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये उन्हें किस कहने तरह की की सोच और शिक्षा किस नहीं। तरह की मानसिकता होती है जहाँ पर बेटी का जहाँ पर वो जन्म लेती है वो घर भी उसके लिए पराया हो जाता है, जहाँ वो शादी करके जाती है वो घर भी उसका अपना नहीं हो पाता, वो भी उसे अपना नहीं पाते हैं, और नतीजा ये होता है कि दहेज मांगा जाता है, कई तरह के दबाव होते हैं, घरेलू हिंसा होती है, और अंततः या तो बेटी आत्महत्या कर लेती है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन राजेश पांडे जी, ये किस तरह की सोच या किस तरह की मानसिकता होती है, क्या पीछे इसके वजह होती है
कि आज बेटियों की ये स्थिति है? देखिए, हम अगर अपने ब्रेन को समझें हम्म। तो हम देखेंगे कि हम चीजों को सीखते हैं देख करके। हम्म। तो पहला जो नॉलेज सेंटर होता है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। हम उनको देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, जी। फिर अपने आस पड़ोस में देखते हैं क्या हो रहा है, उनको सुनते हैं। तो धीरे धीरे हमें इस तरह से नॉलेज आती है कि सोसाइटी में हो क्या रहा है। और सोसाइटी में देखिए इस तरह की बातें, आज हम लोग डाउरी के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम लोग इस तरह की डेथ के बात के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं और ये बहुत टाइम से हो रहा है। हम्म। होता है कि कितना सीरियस हम एज अ पेरेंट इन चीजों को देखते हैं। हम्म। घर में जब हम कोई ऐसी घटना दुर्घटना देखते हैं तो हम उस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या बात करते हैं, वो हमारा बच्चा सुनता है और वही सोच उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी डेवलप कर देती है। देखिए होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में लड़कियों का जो पालन पोषण है उसमें कहीं ना कहीं उसको उनको एक तरह का सेकेंडरी सिटीजन माना जाता है कि दूसरे के घर जाएगी, वहां रहेगी, वहां के कामों को करेगी या उनको चीजों को बैलेंस करेगी। तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी ये बना दी जाती है कि आपको कहीं जाना है और जाने के बाद आपको एडजस्ट करना है। हम्म। जब ये सोच पहले से बनी रहती है कि हमें जाना है, करना है, तो इंसान एक तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता। उसको लगता है कि उसकी जिंदगी ही दूसरे के हाथ में है। और यही इनसिक्योरिटी, यही इंस्टेबिलिटी आगे डेवलप होते होते आगे बढ़ता है। मैरिज होने के बाद, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं केसेस के बारे में कि वहां गई, दुर्घटनाएं हुई, जो भी कुछ हुआ, वो इनसिक्योरिटी आगे बढ़ती है। फिर इंसान को लगता है कि शायद हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि मेंटली हम ट्रेंड हो चुके हैं जी। इस बात के लिए कि हमको डिपेंडेंसी में रहना है। हम्म। मैरिज को डेफिनेटली गार्निश तो बहुत अच्छे से किया जाता है कि बहुत अच्छी लैविश लाइफ और प्यारी सी लाइफ, लेकिन मैरिज बर्डन भी है कुछ लोग, कुछ तरीकों से कहा जाए हम्म। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और दूसरी चीजें भी हैं। तो कुल मिला के होता क्या है कि जब हम लोग, हमारी सोच के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो हमारी इनसिक्योरिटी पहले से रही होती है अंदर, हम्म। और वही इनसिक्योरिटी हमें कहीं ना कहीं उस लेवल पे ले जाती है कि हमारी सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है और फिर हम कुछ ऐसी घटनाएं कर जाते हैं जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं किसी का मर्डर हो गया, कहीं कोई दहेज प्रताड़ना वाला इश्यू हो गया, या फिजिकल वायलेंस बहुत कॉमन देखा जाता है। बहुत बार देखा जाता है लड़कियों को तो फिजिकल वायलेंस होता है, लेकिन वो उसकी कंप्लेन भी नहीं करते। आज हम लोग एनसीआरबी डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये डेटा वो है जो रिपोर्टेड है। बिल्कुल। इसका मतलब बहुत सा ऐसा डेटा ऐसा भी है जो रिपोर्टेड नहीं है, हम्म। और उसमें खास तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लोग एक तरीके से मेंटालिटी बन जाती है कि हाँ यही हमारा धर्म है, यही हमारी लाइफ है। तो जब वो एक तरह का से इतना प्रेशर बन जाता है तो कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। और वो एक बिल्कुल। होता है ना कि तो अब दबाव बेटी को कितना लेकर बनाएंगे, दबाव इतनी बना। अस्वीकारिता क्यों, जबकि बेटियां आज आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है, बेटियां आज पायलट भी बन चुकी हैं, साइंटिस्ट यहां पर बन चुकी हैं, डॉक्टर इंजीनियर बेटियां बन रही हैं, फिर इस तरह की स्थिति क्यों? इस पर भी हम चर्चा यहां पर करेंगे और कैसे इसे रोका जा सकता है वो भी हम जानेंगे।